कुछ गांव ऐसे होते हैं जो नक्शे पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लगता है जैसे वक्त वहां ठहर गया हो। न हवा में हलचल होती है, न दीवारों पर कोई परछाई गिरती है। सब कुछ रुका हुआ सा लगता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। ऐसी ही एक जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, तिवारीपुर। कभी वहां चहल पहल हुआ करती थी, लोग आते जाते थे। पर एक दिन सब कुछ अचानक थम गया। डाकघर बंद कर दिया गया और गांव के लोगों ने उस जगह से दूरी बना ली। कोई वजह किसी ने नहीं बताई, बस कहते हैं वहां जो गया वो बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट। हर रात मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके जहन में उतर जाएगी और रात के सन्नाटे में आपके पास से गुजर जाएगी। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। ये बात 3 साल पहले की है। मेरे पिताजी का ट्रांसफर एक पुराने बंद पड़े डाकघर में हुआ था। गांव का नाम था तिवारीपुर। हमने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था, पर सरकारी आदेश था, इसलिए हम तीनों, मैं, माँ और पिताजी, एक पुरानी जीप में सवार होकर निकल पड़े। गांव तक का रास्ता वीरान था, पेड़ सूखे हुए थे, खंभों पर लटके तार झूल रहे थे और रास्ते में कोई इंसान नहीं दिखा। तिवारीपुर का डाकघर गांव के किनारे था, उसके पास कोई और मकान नहीं था, न दुकान, न कोई आवाज। दरवाजा भारी लकड़ी का था, जिस पर जंग लगा ताला पड़ा था। दीवारें काली थीं, छत पर घास उगी थी और चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। पिताजी ने ताला खोला, अंदर से एक सड़ी हुई बदबू निकली। माँ ने मुंह पर आंचल रख लिया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं और एक कोने में रखा था एक लोहे का संदूक, जिसके ऊपर पड़ा था धूल से भरा एक फोटो फ्रेम, जिसमें किसी औरत की तस्वीर थी, पर चेहरा साफ नहीं था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, जो अब भी मुझे ही देख रही थीं। हमने शाम तक सारा सामान कमरे में जमा दिया। पिताजी ने पुराने बल्ब को चालू किया, जो एक पीली सी झपकती रोशनी दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी डर के मारे कांप रहा हो। मैंने जमीन पर टाट बिछाया और माँ ने रसोई की तरफ देखा, जहां दीवारें नम थीं और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उस रात नींद नहीं आई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जो सन्नाटे से ज्यादा भारी लग रही थी। आधी रात को मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के पीछे कुछ खुरच रहा हो। धीमी पर लगातार आने वाली आवाज, जैसे नाखून से कोई चीज उकेर रहा हो। मैंने करवट ली, पर माँ और पिताजी दोनों गहरी नींद में थे। मैंने फिर ध्यान लगाया। वो आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, दीवार के उस हिस्से से जहां संदूक रखा था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने रजाई सिर तक खींच ली और आंखें बंद कर लीं, पर वो आवाज बंद नहीं हुई। सुबह होते ही मैंने पिताजी से पूछा, डाकघर के उस तरफ क्या है? उन्होंने जवाब दिया, वहां एक पुराना रिकॉर्ड रूम है, जो सालों से बंद पड़ा है। माँ ने मेरी बात काटते हुए कहा, जो चीजें बंद हैं उन्हें बंद ही रहने दो, और फिर चुपचाप रसोई में चली गईं। लेकिन मेरे मन में सवाल अब भी था, अगर वो सिर्फ बंद कमरा है, तो वहां से रात को आवाज क्यों आती है? दूसरी रात आई, पर इस बार मैं तैयार था। खुद को समझा रहा था कि ये सब मेरा वहम है। पर जैसे ही रात के करीब 2 बजे घड़ी की टिक टिक तेज सुनाई देने लगी, वो आवाज फिर आने लगी, धीमी, गहरी, और अब कुछ और भी साथ था, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो, एक अधूरी भाषा, या शायद किसी का नाम। मैंने उठकर टॉर्च जलाई और दीवार के उस हिस्से की तरफ देखा जहां संदूक रखा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे फोटो फ्रेम में उस औरत की आंखें हिल रही हों, जैसे वो अब भी मुझे देख रही हो। मैं डर गया। टॉर्च की रोशनी गोल गोल घुमाई, पर कमरे में कुछ नहीं था। अगली सुबह मैंने पिताजी से कहा, वो संदूक अब नहीं रखना चाहिए कमरे में, उसे बाहर निकाल दो। पिताजी ने गंभीरता से मेरी तरफ देखा, फिर बोले, ये सरकारी सामान है, जब तक यहां हूं यहीं रहेगा। शाम को मैं अकेले कमरे में बैठा था। माँ रसोई में थी, पिताजी बाहर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक संदूक के पास से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो फोटो फ्रेम जमीन पर गिरा पड़ा था, जिसमें शीशा टूट गया था, और उस औरत की तस्वीर अब और धुंधली लग रही थी। पर जो सबसे डरावनी बात थी, तस्वीर में अब उसकी आंखें नहीं थीं। मैंने तस्वीर को उठाया। शीशे की किरचें जमीन पर बिखरी थीं
और उस धुंधली तस्वीर में अब सिर्फ चेहरा बचा था, जिसमें आंखें गायब थीं। मैंने ध्यान से देखा। आंखों की जगह सिर्फ दो खाली धब्बे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैंने धीरे से गर्दन मोड़ा, पर वहां कोई नहीं था। सांसें तेज हो गई थीं, कमरा ठंडा लगने लगा था और दीवारें जैसे थोड़ी और गीली हो गई थीं। मैंने फोटो को वापस संदूक पर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। रात फिर आई और इस बार खुरचने की आवाज ज्यादा तेज थी। अब उसमें एक रुक रुक कर आती सीटी जैसी ध्वनि भी थी। मैंने खुद को चादर में लपेट लिया, आंखें बंद कीं, पर वो सीटी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कान के पास कोई धीमे से बुदबुदाया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने आंखें खोल दी, पर कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ वो संदूक और उस पर पड़ा अधूरा चेहरा, जिसकी आंखें अब भी गायब थीं। अगली सुबह मैंने पिताजी से पूछा, क्या रिकॉर्ड रूम कभी खुला है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अखबार पढ़ते रहे। माँ रसोई में थीं। मैं चुपचाप उठा और डाकघर के पिछले हिस्से की ओर गया, जहां रिकॉर्ड रूम का दरवाजा था। दरवाजा पुराना था, लकड़ी सड़ चुकी थी और उस पर एक पुराना जंग लगा ताला लटका था। मैंने उसकी कुंडी हिलाई। ताला थोड़ा ढीला पड़ा, पर खुला नहीं। वहीं दरवाजे के पास जमीन पर कुछ उकेरा हुआ था, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच कर कुछ लिखा हो, पर वो शब्द साफ नहीं थे। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई तो नीचे दो शब्द नजर आए, मत खोलना। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। घर की खिड़की से मां मुझे देख रही थीं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गईं और उस रात पहली बार उन्होंने पूजा की थाली जलाई। मां ने उस रात कमरे के कोने में एक छोटा दिया जलाया। वो थाली में अक्षत और कपूर भी रखे हुए थीं। बिना कुछ कहे उन्होंने दरवाजों पर हल्दी और रोली के निशान लगाए। मैंने पूछा, ये सब क्यों कर रही हो मां? उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी डर को समझना जरूरी नहीं होता, बस उससे बचना होता है। रात को सब सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी और हर कोना जैसे कुछ कह रहा था। दिया अब भी जल रहा था, पर उसकी लौ एक ही दिशा में झुक रही थी, संदूक की तरफ। मैंने धीरे से टॉर्च उठाई और संदूक की ओर रोशनी डाली। उस पर कुछ हरकत हुई, जैसे उसका ढक्कन थोड़ा सा ऊपर उठा हो। मैं वहीं ठिठक गया। आंखें चौड़ी हो गईं, सांस थमने लगी। दिया अब बुझने लगा था और कमरे में परछाइयां बन रही थीं। सामने की दीवार पर एक लंबी परछाई थी, जो किसी औरत की लग रही थी, साड़ी पहने, सिर झुकाए और धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सामने दीवार पर जो परछाई थी, वो अब और भी साफ दिख रही थी। उसके बाल लंबे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे जमीन से लिपटी हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप रजाई में सिमट गया, पर अंदर से मुझे लग रहा था कि वो अब मेरे सिरहाने खड़ी है। कई मिनट बीत गए, न आवाज आई, न कोई हरकत, सिर्फ कमरे में भारीपन था। सुबह जब आंख खुली तो कमरे में सब वैसा ही था। संदूक वहीं रखा था, दिया बुझ चुका था, पर दीवार पर एक काला निशान था, बिल्कुल वैसी ही आकृति जैसा मैंने रात को देखा था। मैंने मां से पूछा, क्या आपने भी कुछ देखा? उन्होंने सिर हिलाया, पर कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में डर था, जैसे वो पहले से सब जानती थीं। पिताजी ने तब तक कुछ नहीं देखा था, पर अब उनका चेहरा भी गंभीर रहने लगा था। शायद उन्हें भी कुछ महसूस हुआ था, पर वो मानना नहीं चाहते थे। उस शाम मां ने पहली बार मुझसे कहा, बेटा, वो औरत जो तस्वीर में थी, वो इस डाकघर की आखिरी कर्मचारी थी, जिसने यहां खुदकुशी की थी। मां की बात सुनते ही मेरी रीढ़ में एक ठंडक सी उतर गई। मैंने पूछा, आपको ये कैसे पता? मां ने बताया, गांव की एक बूढ़ी औरत ने मुझे बताया था कि इस डाकघर में पहले एक महिला कर्मचारी थी। नाम किसी को ठीक से याद नहीं, पर कहते हैं उसने एक दिन अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और फिर कभी बाहर नहीं आई। लोगों ने दरवाजा तोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तब से हर रात डाकघर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। पिताजी ये सब सुनकर चुप हो गए, फिर उठकर उस संदूक की तरफ गए, उसे खोला और उसमें पुरानी सरकारी फाइलें निकालने लगे। एक फाइल पर कुछ धब्बे थे, जैसे सूखा खून, और अंदर एक पुराना खत रखा था, जिस पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान ले, मैं अकेली नहीं हूं। उसके नीचे एक हस्ताक्षर था,
वर्षा सिंह। मैंने फौरन फोटो को उठाकर देखा। तस्वीर अब और भी फीकी हो गई थी, पर चेहरा अब साफ था और नीचे छोटे अक्षरों में नाम लिखा था, वर्षा सिंह। पिताजी के हाथ से वो खत छूटकर नीचे गिरा। कागज हल्का था, पर उस पर जो लिखा था वो कमरे की हवा को और भारी बना चुका था। हम तीनों चुप थे, पर कमरे की दीवारें जैसे बोल रही थीं। फाइलें अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं और हर पन्ने के बीच कुछ ऐसा था जो किसी ने छुपाने की बहुत कोशिश की थी। एक फाइल में एक दूसरा पत्र मिला जिसमें लिखा था, वो अब रात में ही नहीं, दिन में भी दिखने लगी है। मैं जानती हूं वो मुझसे नाराज है, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ उसकी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की थी। ये खत किसी और ने लिखा था। नाम था अनुपमा और नीचे तारीख पड़ी थी 1993। मां ने डरते हुए पूछा, तो क्या दो औरतें थीं यहां? पिताजी ने जवाब नहीं दिया, पर उनकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक जिद भी थी, इस सच को जानने की। उसी रात कुछ हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। दीवार के पीछे से खुरचने की आवाज के साथ अब सीढ़ियों पर कदमों की आहट भी आने लगी थी। हम सब जाग गए। कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और संदूक अपने आप हिलने लगा। मैंने पिताजी से कहा, कुछ तो है जो इस डाकघर में अभी भी जिंदा है। पिताजी ने संदूक को फिर से खोला और उसके नीचे की लकड़ी की परत उखाड़ी। नीचे एक और तह थी, सीमेंट की बनी एक पतली सिल। हम सबने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से वो हटाई और नीचे जो निकला वो था एक और छोटा सा संदूक, लोहे का, जिस पर ताले की जगह एक लाल धागा बंधा था, जैसे किसी ने उसे मंत्रों से बांध रखा हो। मां ने तुरंत पीछे खींच लिया, इसे मत छुओ। उनकी आवाज कांप रही थी। ये कुछ साधारण नहीं है। पर पिताजी ने कहा, सच अगर इसी में बंद है तो अब इसे खुलना ही होगा। मैं चुप था, पर अंदर से महसूस कर रहा था, कोई हमारे बहुत पास है, सांस ले रहा है, देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि हम उस ताले को तोड़ें और वो बाहर आ सके। पिताजी ने धागा हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, कमरे की हवा अचानक बदल गई। दिया जो कोने में जल रहा था, उसकी लौ सीधी खड़ी हो गई, एकदम शांत, जैसे कोई उसकी सांस रोक रहा हो। मां ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया, पर उन्होंने उसे झटक दिया। उनका चेहरा अब डर से नहीं, बल्कि किसी जुनून से भरा था और उस लोहे के छोटे संदूक की कुंडी खुद ब खुद खुल गई। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना मटमैला रजिस्टर, जिसके पन्ने पीले और किनारों से जले हुए थे। पिताजी ने पहला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, डायरी, वर्षा सिंह। मैंने मां की तरफ देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पिताजी पढ़ने लगे। मैंने उस आदमी को देखा था। वो हर रात यहां आता था, कागजों में कुछ जलाता और कहता, अगर ये सच बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसे मना किया, पर उसने कहा, तुम औरत हो, तुम्हारी बात कौन मानेगा। मैंने रिकॉर्ड रूम में सारी फाइलें छुपा दी, पर मुझे पता था एक दिन वो मुझे खत्म कर देगा। इसलिए अगर मैं इस डायरी तक पहुंच सकूं तो जान लो, यहां जो भी देखो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो इंतजार कर रही है कि कोई उसे दोबारा जिए। हम सब चुप थे, पर तभी कमरे में हल्की सी थरथराहट हुई। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और संदूक के पास जमीन थोड़ी सी धसी। अचानक संदूक के नीचे से कुछ सरसराने की आवाज आई। मैंने झुककर देखा। एक साया था जो जमीन के अंदर से ऊपर उठ रहा था। धीरे धीरे उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। तुमने पढ़ लिया, अब तुम भी जान जाओगे। वो दिखाई दे रहा था, वही चेहरा जो तस्वीर में था, वही चेहरा जिसकी आंखें कभी थीं, अब फिर से वापस थीं, पर पूरी काली। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज हमारे कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई हमारी सोच को चीरता हुआ बोल रहा हो। मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी, अब जो भी सुनेगा उसे मेरी जगह लेनी होगी। मैंने मां का हाथ पकड़ लिया। उनकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। पिताजी अब भी उसी डायरी को थामे खड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां हिल नहीं रही थीं। वो साया पिताजी की ओर बढ़ा और अचानक एक झटका हुआ। कमरे की सारी रोशनी चली गई। सिर्फ दिए की बुझती लौ बची थी, जिसके सहारे हमने देखा पिताजी अब दीवार की तरफ पीठ करके खड़े थे, हिल नहीं रहे थे। मां ने उन्हें झकझोरा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर उसमें सिर्फ एक हल्की झिलमिलाहट हुई और फिर अंधेरा। उस साए ने फिर कहा, सच को खोलने की सजा सिर्फ डर नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हें भी कहानी बना देती है। और तभी दीवार पर वही परछाई फिर बनी, साड़ी पहने औरत की, जिसकी आंखें इस बार मेरी तरफ थीं। मैंने जैसे ही अपनी नजरें झुकाईं, फर्श पर एक कागज पड़ा था, वही रजिस्टर का पन्ना जिसमें लिखा था, जो इसे आखिरी तक पढ़ेगा उससे एक सवाल पूछा जाएगा। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसकी आवाज हमेशा के लिए छिन जाएगी। मैं कांप गया, पूछा, क्या सवाल है? और दीवार से एक आवाज आई, तुम क्यों आए थे इस जगह? उस आवाज ने जैसे ही पूछा, तुम क्यों आए थे इस जगह, कमरे का तापमान गिरने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया था और मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने खुद से सवाल दोहराया, मैं क्यों आया था इस जगह? मन में कई जवाब उभरे, सरकारी ड्यूटी, ट्रांसफर, मजबूरी, पर वो आवाज जवाब नहीं चाहती थी, वो सच्चाई चाहती थी। मां ने मेरी ओर देखा, आंखों में डर नहीं, बल्कि एक इशारा था, जवाब सच होना चाहिए, वरना सब खत्म। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं यहां आया था ये जानने की ये जगह क्यों डराती है, क्यों लोग इससे भागते हैं, और क्या सच में कोई है जो अब भी यहां मौजूद है। कमरे की हवा थम गई, साया कुछ पल ठहरा और फिर उसने कहा, तुमने सही कहा, पर सच जानने की कीमत अब चुकानी होगी। उसकी ओर से उठती परछाई ने पिताजी के चारों ओर एक घेरा बना लिया। वो अब भी जड़ बने खड़े थे, उनके माथे पर पसीना था, पर शरीर नहीं हिल रहा था। तभी दीवार पर कुछ लिखा उभरने लगा, जैसे किसी ने अंदर से नाखून से खरोंच कर लिखा हो, जो मुझे अकेला छोड़ दे वो जा सकता है, जो मेरी बात पूरी सुने वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। मैंने मां का हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, हमें यहां से जाना होगा। मां ने कहा, तेरे पापा को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने पिताजी के हाथ से डायरी छीनी, सारा रजिस्टर फाड़ डाला, हर पन्ना टुकड़ों में कर दिया, दिए की बची राख में जला दिया। कमरे में फिर से वो थर थराहट हुई, दीवारें कांपीं और साया एक जोर से चीख के साथ गायब हो गया। पिताजी गिर पड़े, मां ने उन्हें थामा, उन्होंने एक लंबी सांस ली और पहली बार कुछ कहा। उसने मुझे देखा था, बहुत करीब से। पिताजी को हमने जमीन से उठाया, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें तेज थीं और आंखों में ऐसा डर जैसा किसी ने मौत को देख लिया हो। मां ने उन्हें पानी पिलाया, पर उनका शरीर अब भी कांप रहा था। मैंने पूछा, आपने क्या देखा? पिताजी ने धीमे से जवाब दिया, वो मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आंखें मेरी आंखों के अंदर तक घुस गई थीं, जैसे मेरी सारी यादें पढ़ रही हो, मेरी हर गलती, हर झूठ। हमने तय किया कि अगली सुबह गांव के पुजारी को बुलाएंगे, शायद कोई उपाय हो इस जगह को शुद्ध करने का। पर रात फिर आई और इस बार कमरे का माहौल कुछ और ही था, न कोई आवाज, न परछाई, सिर्फ एक अजीब सी शांति जो बहुत असहज कर देने वाली थी। करीब रात के 3 बजे कमरे की दीवारों पर फिर से वही खरोंच उभरने लगे, पर इस बार वो नामों से भरे थे, सैकड़ों नाम, जैसे किसी ने सालों तक हर आने वाले को लिखा हो। मैंने टॉर्च जलाकर देखा, उस लिस्ट में आखिरी नाम था, राहुल मिश्रा। मैं चौंक गया, मां भी नाम देखकर सिहर गईं, पिताजी का चेहरा फिर से सफेद हो गया। ये नाम मेरा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। मां ने जवाब दिया, शायद अब वो सिर्फ यहां रहने वालों को नहीं, बल्कि उसे देखने, सुनने और समझने वालों को भी चुनती है। हमने तुरंत सारे दरवाजे बंद किए, दिए जलाए और चुपचाप एक कोने में बैठ गए। तभी खिड़की के बाहर कोई साया गुजरा, धीमा पर साफ, साड़ी पहने, बाल खुले और एक हाथ में वही पुराना फोटो फ्रेम। उसने मुड़कर खिड़की से अंदर झांका और सिर्फ एक बार बोली, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा हो चुके हो। उस रात की सुबह नहीं हुई, घड़ी की सुइयां वहीं अटकी थीं, 3 बजे। कमरे की हवा में घुटन थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। मैंने कई बार खिड़की से बाहर देखा, पर ना कोई सूरज निकला, ना कोई पक्षी चहका, सिर्फ वही साया जो हर बार कुछ कहे बिना गुजरता था। पिताजी फिर से खामोश हो गए थे, उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे वो अंदर से कहीं खो चुके हों। मां ने चुपचाप उनका माथा सहलाया और धीरे से बोली, अब ये सिर्फ एक डर नहीं रहा, ये श्राप बन चुका है। मैंने फिर उस दीवार की ओर देखा, जहां नाम उभरे थे,
अब वे नाम धुंधले होने लगे थे, पर मेरा नाम और भी गहरा होता जा रहा था, जैसे किसी ने ताजा खून से लिखा हो। मैंने तुरंत संदूक से उस अधूरी तस्वीर को निकाला। अब चेहरा बिल्कुल साफ था, पर कुछ बदला हुआ। तस्वीर में अब वो औरत मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, वो मुस्कान थी जीत की, जैसे वो कह रही हो, अब मेरी कहानी पूरी हो चुकी है। तभी पिताजी ने धीमे से कहा, वो यहां नहीं है अब, वो तुझ में आ गई है। मैं चौंक गया। मां ने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखें टटोलने लगीं, जैसे कुछ तलाश रही हों। मैं भागा, डाकघर के बाहर निकल गया, पर गांव भी वैसा नहीं रहा। हर घर की खिड़की पर एक औरत की छाया थी, हर दरवाजे के पास कुछ लिखा था। सुनने वाले का अंत वही होता है जो सुनाई देने वाले का हुआ था। मैंने लौटकर आखिरी बार रजिस्टर का ढांचा देखा। उसके नीचे कुछ और पन्ने थे, जिन पर मेरी ही लिखाई थी। मैंने कभी नहीं लिखे थे, पर वो मेरी लिखावट थी। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, नाम राहुल मिश्रा, स्थान तिवारीपुर डाकघर, स्थिति अब वो कहानी का आखिरी पात्र है। मैंने वो आखिरी पन्ना पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस ही बंद हो गई हो, जैसे किसी ने मुझे मेरे ही अतीत में भेज दिया हो, जहां मैं कभी गया ही नहीं, पर हर चीज मुझे पहचानती थी। मां कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने धीमे से कहा, अब तुझे वहां नहीं रुकना चाहिए। तू जितना अंदर जाएगा वो उतना तुझ में समा जाएगी। मैंने पूछा, वो कौन है मां? मां चुप रहीं और बस एक पुरानी बात दोहराई, जिसकी कहानी कोई नहीं सुनता वो सबसे ज्यादा चीखती है। उसी पल दीवार से वो खरोंच मिटने लगे। नाम धीरे धीरे गायब हो रहे थे, पर एक नाम पूरी दीवार पर फैलता चला गया, वर्षा। वर्षा अब दीवार नहीं, हमारी सांसों में थी, हमारे लहजे में, और सबसे डरावनी बात, मेरी परछाई में। मैंने सामने आईने में खुद को देखा तो मेरी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो आंखें अब मेरी नहीं लगती थीं, वो कुछ देख रही थीं, जो मेरे आसपास नहीं था, पर भीतर जरूर था। पिताजी अब बात नहीं कर रहे थे। मां रोज पूजा करने लगी थीं, और मैं रोज डायरी लिखने लगा था। वो बातें जो कभी हुई नहीं, पर मुझे लगने लगा कि वो मेरे साथ हो रही हैं। डाकघर अब खुला नहीं, पर हर रात कोई दरवाजा जरूर खटखटाता है, और हर बार कोई धीमी आवाज कहती है, मेरी कहानी तुमसे बेहतर कोई नहीं सुना सकता। अब मैं यहां बैठा हूं, कागज और कलम लेकर तुम्हें वही कहानी सुना रहा हूं, जो मैंने नहीं जानी थी, पर अब मेरी बन चुकी है। तो ये थी उस तिवारीपुर डाकघर की कहानी, जहां डर कभी खामोशी में बैठा रहा और फिर धीरे धीरे सांसों में उतर गया। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ बंद नहीं होती, वो इंतजार कर रही होती हैं किसी को दोबारा जिंदा करने के लिए। हमने जो देखा, जो सुना, शायद सबने नहीं, पर अगर आपने इसे आखिर तक महसूस किया तो अब आप भी उस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस अगला दरवाजा ढूंढता है। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो अगली बार फिर एक अधूरी कहानी लेकर लौटेंगे, जो शायद आपकी ही हो। स्टोरी नाइट पर मैं राहुल फिर मिलूंगा एक नई और सच्ची दहशत के साथ। तब तक सावधान रहिए और अकेले मत जाइए, और अपना ख्याल रखें। अलविदा।